हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवान ए सीज़न। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th और आपका मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया। तो इस चैनल को जितना से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो तो आप सबका फ़ायदा होने वाला है। वीडियोज़ को शेयर करना ताकि जो भी लोग इंग्लिश मीडियम में हैं उन तक वीडियोज़ पहले पहुँच जाए। वीडियो को लाइक कर देना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बताने वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, ताकि जो भी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ वो आप सबको मिल जाए। ठीक है, फिर वहाँ पर जाके व्हाट्सएप पे ये मत बोलना कि पीडीएफ नहीं मिला, फिर मिल जाता है। ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा सा हर चीज़ को मैनेज करने में, तो बात को समझो, टेलीग्राम पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, और एक बात, और आज का पीडीएफ अपलोड नहीं होने वाला है। बात को अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। जिन्होंने ज्योग्राफी का नोट्स बनाया था, नोट्स को सामने रखिए। जिन्होंने सैम्पल पेपर प्रिंट आउट करा रखा था, तो एक दो पेज बस रखिए अपने पास में। कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आपके हेल्प के लिए। सिर्फ आप लोग पीडीएफ ले लेते हैं, पढ़ता कोई नहीं है। ठीक है, वो मेरी रियलिटी है। पीडीएफ मिलने के बाद ये सोचते हैं कि बाद में पढ़ेंगे। पीडीएफ मिलेगा बट कंबाइन करके मिलेगा एक साथ। फिर अलग अलग पीडीएफ बनाएंगे। फिर कोई बोलेगा कि मुझे चैप्टर 1 का नहीं मिल रहा है, चैप्टर 2 का नहीं मिल रहा है, चैप्टर 3 का नहीं मिल रहा है, तो वो सब में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसीलिए मैं एक साथ कंबाइन करके ऐड कर दूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप पेन जो लेके बैठे हैं बैठिए और साथ साथ लिखिए। जिन्होंने डिकोड सीरीज़ नहीं किया ऑब्जेक्टिव के लिए, जाओ प्लेलिस्ट में है, पूरा अच्छे तरीके से करो और इसके बाद पीवाईक्यू को सॉल्व करो, क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू डेली शाम को हम लोग कोशिश करते हैं कि शाम, डेली तो नहीं हो पा रहा है बट जितना कोशिश करते हैं कि शाम को हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करें। लगभग टाइम पता जाता है टेलीग्राम पे, आप वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, जिन्होंने सैम्पल पेपर नहीं लिया जाके ले सकते हैं। उसके बाद इसको लेने के बाद, प्रिंट आउट कराने के बाद, आप डी कोड सीरीज़ में जो भी चीज़ करवा रहे हैं उसको उसी पे लिखिए, ताकि एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। और ये सेट वाइज है। ठीक है, वहाँ जाके पेमेंट के बाद ये मत बोलना मुझे चैप्टर वाइज चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, ये चाहिए था। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है मेरा। ये 200 रुपये लेके हमको कोई अंबानी नहीं बनना है। ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ में पूरा डिटेल में बता रखा है किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कहाँ ऑब्जेक्टिव है, कितना सब्जेक्टिव, हर एक डिटेल पे इसी पे 2-3 वीडियोस आई थिंक बना चुके होंगे हम। वो पूरा देख के जाना। बस नंबर लिखा डायरेक्ट मैसेज कर दिया वो नहीं, देखो क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं मिल रही। ठीक है, उसके बाद फिर मैसेज करना, समझे? वरना मेरा भी टाइम वेस्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा, सच पता है, बहुत ज़्यादा। मैथ की चीज़ें फ्री है। आप लोग अभी फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीवाईक्यू अपलोडेड है गूगल ड्राइव पे, वहाँ जाके कर सकते हैं। जिनका प्रॉब्लम आ रहा है एक बार नेट आउट जो भी चीज़ें हैं चेक कर लीजिए, इधर से सब कुछ सही रहता है। इस नंबर पर मैसेज करके आप बाई कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ साइंस का चाहिए, एसएसटी का चाहिए, वहाँ जाके अगर पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है, ऐसे नहीं नंबर मिला चल दिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। चैप्टर 1 के SCERT, हम लोग SCERT बुक को के चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर फुल्ली 200 पेजेस का सिर्फ एक चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे बट उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। ओके, बहुत लोग ये सोचेंगे सिर्फ 1 चैप्टर। अच्छा, एक बात है, एक चीज़ है, अभी मैं जैसे ज्योग्राफी को बना रहा हूँ ना, तो इसका कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं, बहुत कोई, कुछ लोग बोलेंगे ठीक है बहुत अच्छा है, थैंक यू बोल देंगे, थे ना। और कुछ लोग ये बोलेंगे अभी ज्योग्राफी बनाई है भैया, साइंस का कब लेकर आओगे? मतलब एक बार जब साइंस बनाता हूँ ज्योग्राफी कब लेकर आओगे, कुछ बनाता हूँ तो कुछ कब लेकर आओगे। यार थोड़ा सा सब्र रखो। ये सिर्फ एक चैप्टर रेडी करने में मुझे 5 घंटा लगा है, सिर्फ और सिर्फ रेडी करने में, पूरा बुक को देख के कहाँ से क्या चीज़ है, क्या चीज़ बन सकते हैं, तो टाइम लगता है। थोड़ा सा सब्र रखो, आप चीज़ें आप ही लोग के लिए, मैं क्या करूँगा बना करके, है ना, तो मिल जाएगा। और सच बताएं, ये सब चीज़ें मैं जब पूरा सिलेबस पढ़ा रहा था ज्योग्राफी का, हर एक चीज़ बता दिया था कि कहाँ से सब्जेक्टिव बनेंगे, क्या क्या बनेंगे। वही सारी चीज़ें अब बस समराइज फॉर्म में आपको ला के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने पहले ही मेरा बात मान चुके होते, नोट्स बना चुके होते, पढ़ चुके होते, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव VVI वगैरह जो रेंज नहीं पड़ता। मैं ऑलरेडी वीडियो में बताते रहता हूँ कहाँ से सब्जेक्टिव कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता। ठीक है, चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिसोर्सेस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव ये चैप्टर से आ जाते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करना। कॉपी पेन लेके अगर साथ में अगर तुम लिखते चलते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, आपका याद करने में हेल्प हो जाएगा। आपने खुद मेहनत से लिखा है तो याद करने में लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत से लिखा है, तो याद कर लेते हैं। पहला है रिसोर्सेस। क्या होता है? संसाधन, साधन, जो बोलिए साधन, रिसोर्सेस। तो ऑल द थिंग दैट कम यूज आर
रिसोर्सेज, जितने भी चीज़ हैं जो हमारे यूज़ के लिए आते हैं उसको हम लोग रिसोर्सेज बोलेंगे। रिसोर्सेज बोथ फिजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। और फिजिकल मटेरियल जैसे आपका लैंड हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, मिनरल फुलफिल करता है क्या ह्यूमन के नीड्स को, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिसोर्सेज, ठीक है। बायोलॉजिकल जैसे अपना वेजिटेशन हो गया, लैंड लाइफ हो गया, एक्वेटिक हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, सब मिलके हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसको बोलेंगे क्या रिसोर्सेस, ठीक है। समझे, ये डेफिनेशन याद रखना। अगर आपके नोट्स में कहीं पे भी रिसोर्सेस का डेफिनेशन दूसरा है तो इसको छोड़ देना, जो डेफिनेशन याद करे उसी को कंटिन्यू रखना, समझे, ठीक है। चलिए, और साथ साथ क्या याद कर रखना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करना है। क्या है, कम्स इन द यूज़ ऑफ रियूम, जो काम आए यूज़ में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग रिसोर्सेज बोलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाईलाइट करना, आपके नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट लिख के रखें उसके नीचे आपको हाईलाइट करना। ये क्या हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। एग्जाम्पल में इस तरीके से आप लिख सकते हो लैंड, सॉइल, वाटर वगैरह, जो फुलफिल करता है किसको, ह्यूमन के नीड्स को। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, नंबर मिल जाएगा। और इंग्लिश मीडियम में दे रहे हो तो ये मत सोचना है नंबर काटेगा, पहले 2 एग्जाम, ठीक है, जो होगा बाद में देखा जाएगा, बट 2। आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है यहाँ से, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव, मैं हर एक चीज़ बताते चलूँगा कहाँ से ऑब्जेक्टिव बना सकता है, कहाँ से सब्जेक्टिव। मैं चीज़ें बुक का लेके आया हूँ डेफिनेशन, ना कि इंटरनेट से। देखो, बुक का लाने से एक फ़ायदा होता है, बुक भी रिवीजन हो जाएगा, बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रिवीजन हो जाएंगे, हर एक चीज़, इसीलिए टाइम लगता है ना। आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको किस तरीके से पूछ सकता है। अगर तुमसे 5 नंबर में पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो तुमको सारा बताना होगा, वरना चांसेस कम है तुमसे 2 नंबर की चीज़ें ज़्यादा पूछेंगे। सबसे पहले ये पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला ये पूछ सकता है कि ओरिजिन के बेसिस पे रिवीजन फास्ट कर लो, रिवीजन भी हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, बस सुनते चलो। बोल लेगा कि ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 2 टाइप के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओरिजिन के बेसिस पे कितने में हिस्से में बांटा गया है, 2 टाइप नहीं हो सकता, आपसे नाम पूछ ले क्या होता है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, ऐसा जो क्या होता है, दोज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, और उसमें क्या होता है जिसमें लाइफ प्रेजेंट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि किस में लाइफ प्रेजेंट होता है, बायोटिक, अबायोटिक। तो बायोटिक में क्या होता है, लाइफ प्रेजेंट होता है। सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो गया। चैप्टर वाइज चीज़ें नहीं आती हैं, बट मेरा यकीन करो, मेरे बातों को फॉलो करते चलो, यही सब चीज़ें पूछेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोटिक में, आपसे एग्जाम्पल पूछता है, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, वेजिटेशन हो गया, फिश हो गया, एनिमल हो गया, जितने भी चीज़ें जो जिंदा है उसको बोलेंगे बायोटिक। ए बायोटिक जिसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ नॉन लिविंग थिंग आर कॉल्ड ए बायोटिक। रिसोर्सेज जैसा रॉक हो गया, मेटल हो गया, मिनरल हो गया, ये सब क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग वाला में क्या हो गया अपना ए बायोटिक। 2 नंबर में सीधा सीधे पूछ सकता है कि आप बताइए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज को कितने हिस्से में बांटा गया, क्या क्या। तो रिसोर्सेज बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से 2, क्या क्या, एक बायोटिक, ए बायोटिक। या तो सिंपल से दे देगा डिफाइन बायोटिक एंड ए बायोटिक, आप सिंपल से लिख देना विद एग्जाम्पल। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर, सब्जेक्टिव भी क्लियर, ठीक है। आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी के बेसिस पे 2 हिस्से में, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। जो चीज़ बता रहे हैं ध्यान से पढ़ते चलो, एक क्या है, एक रिन्यूएबल है, एक आपका नॉन रिन्यूएबल है। देखो, रिन्यूएबल आपको पता है फिर से वापस से बन जाता है, दो रिसोर्सेज विच कैन रिन्यूड या फिर रिप्रोड्यूस हो जाता है बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस, उसको बोलेंगे रिन्यूएबल। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट इज डिफाइन रिन्यूएबल, डिफाइन नॉन रिन्यूएबल, इस हिसाब से पूछ सकता है, लेकिन मैं हर एक पॉसिबल चीज़ बता रहा हूँ। अगर दोनों पूछना तो दोनों पूछेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट, ठीक है। कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि तुमसे सिर्फ ये पूछ देगा कि एग्जाम्पल, राइट द एग्जाम्पल ऑफ हर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो आप एग्जाम्पल लिख देना। अगर डेफिनेशन लिख दोगे तो उसको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर सिर्फ एग्जाम्पल पूछा है तो फिर भी आप कोशिश करना कि छोटा सा 1 लाइन का डेफिनेशन ही है, आप लिख देना। और एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छे से, अगर एग्जाम्पल पूछा है ना, थोड़ा सा 1 पॉइंट वाइज लिख देना एग्जाम्पल को, अगर एग्जाम्पल सिर्फ पूछा है तो, ठीक है, समझे। ऐसे करके पॉइंट 1 सोलर एनर्जी, पॉइंट 2 तो उसका दिख जाएगा, हाँ एग्जाम्पल लिख दिया है ना, समझे। तो विंड एनर्जी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट, और ये सब चीज़ें आपको ऑप्शन में एज इट इज़ देखने मिलेगा। इसमें से कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, क्लियर।
ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जो वापस से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है बनने में, बहुत लाख ईयर लग जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है बनने में, कौन सा प्रोसेस है बताइए, तो वो क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। एग्जाम्पल आपका फॉसल फ्यूल हो गया और ऑब्जेक्टिव उठा के दे देगा इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, तो आपके ऑप्शन में फॉसल फ्यूल्स भी रहता है। ठीक है, फॉसल फ्यूल के एग्जाम्पल याद रख लेना, नहीं तो फॉसल फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट ये भी है, जितने भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ किसके, यहाँ पर ऑनरशिप के बेसिस पे कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्या, एक आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज, एक आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज, और कभी कभी ना ये दोनों को दे देता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल मतलब ऐसा रिसोर्सेज जो खुद का अंडर ऑनरशिप अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जो गवर्नमेंट को पैसा देता है। समझ जाओ, तुम ज़मीन ले रहे हो, गवर्नमेंट को पैसा दिए, ठीक है, टैक्स वगैरह, ठीक है, तो ये अपना इंडिविजुअल रिसोर्सेज आ गया। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो पूरा का पूरा रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का हो, सबका, ठीक है, वो अलग है कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे आपका टेंपल हो गया, मस्जिद हो गया, एक का तो नहीं है ना, सबका है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज। और कम्युनिटी रिसोर्सेज का एग्जांपल पूछता है तो याद रखना ये सब चीज़ें आपको कम्युनिटी रिसोर्सेज में आते हैं, जिसका यूज़ पूरा कम्युनिटी करता है। ठीक है, कि उसमें किसी एक का हक नहीं होता है, समझे, ये चीज़ें याद रखना। एक होता है नेशनल और एक होता है इंटरनेशनल। आई थिंक मैंने नेशनल रिसोर्सेज लिखना भूल गया। ओके, ये दोनों डिफाइन करना रह गया है, तो इसको मैं ना अभी करा दूँ कि ऐड कर दूँगा। ठीक है, जब PDF वापस मैं दूंगा तो ऐड कर दूंगा, वरना नोट्स में जिनका है तो वो आप देख लेना। जिनके पास नोट्स नहीं है जाओ फटाक से टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड कर रखा है, जाके खोज लेना, मिल जाएगा। नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज इसमें ऐड कर लेना, पता नहीं बहुत सारे चीज़ों में ये छूट गया। ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज जो नेशनल का प्रॉपर्टी हो उसको बोलेंगे नेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल जिसमें थोड़ा सा इंटरनेशनल का रिसोर्सेज हो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। डिफरेंस ले सकता है, ठीक है, बट मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, समझे। ऑन द बेसिस ऑफ कितना, डेवलपमेंट के बेसिस पे, यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछता है ये चीज़ें। एक होता है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक होता है डेवलप रिसोर्सेज, एक होता है स्टॉक रिसोर्सेज, एक होता है रिजर्व रिसोर्सेज। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पूरे चैप्टर्स में। तो देखो, पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्सेज जो पाया जाता है कि पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, उसका पॉसिबिलिटीज़ है कि वो चीज़ हम लोग यूज़ कर सके, लेकिन अभी भी उसका यूज़ नहीं कर रखे हैं, तो उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलेंगे। एग्जांपल जैसे राजस्थान और गुजरात में ह्यूज पोटेंशियल है विंड और सोलर एनर्जी का, बट अभी हम लोग डेवलप नहीं किए प्रॉपर्ली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आपको आपका राजस्थान टिक करके आ जाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं, इसलिए एग्जांपल वाला भी ऐड कर लिए, बुक के एग्जांपल है, बुक के पॉइंट से ये सब। डेवलप में क्या हो जाएगा, जिसमें जिसके रिसोर्सेस और डेवलप रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्सेज जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी हम लोग डिटरमाइंड आफ्टर सर्वे के दौरान करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसे क्वांटिटी कैसे, उसको बोलेंगे डेवलप रिसोर्सेज। और स्टॉक रिसोर्सेज क्या होता है, जो हम लोग स्टॉक करके रखें। ठीक है, दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द एनवायरमेंट, हैव दैट कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, बट एब्सेंस ऑफ डिजायर्ड टेक्नोलॉजी हम लोग अभी उसको निकाल नहीं पाए, स्टॉक में रखे हुए हैं। जैसे अभी क्या होता है, सिंपल सा हम लोग को पता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, हाइड्रोजन वगैरह, मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह पानी बना रहे हैं, हम लोग को जब वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण से बना नहीं पा रहे। तो वही चीज़ है, हम लोग को पता है कि ये चीज़ है, बट अभी हम लोग के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि चीज़ों को हम लोग बना पाए, तो इसीलिए इसको स्टॉक में रखा गया है ना। बाद में देखते हैं इसको, है ना, जब निकल जाएगा तब कोई टेक्नोलॉजी आएगा, फिर हम लोग कोई चीज़ इसको निकाल लेंगे। ठीक है, रिजर्व रिसोर्सेज, नाम का रिजर्व से पता चल रहा है, दीज रिसोर्सेज पार्ट ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज, ये पार्ट होता है स्टॉक रिसोर्सेज का। इसमें क्या होता है, विच कैन बी यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, बट अभी हम लोग रखे हैं, अभी काम नहीं किए हैं, बाद में जब ज़रूरी पड़ेगा तब इसको हम लोग चीज़ों को करेंगे। जैसे कोई चीज़ रिजर्व करके रख देते हैं ना, बाद में जब ज़रूरी पड़ेगा तो इसको निकाल के ले यूज़ कर लेंगे, तो वो आ जाता है रिजर्व रिसोर्सेज में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए किसके बेसिस पे कितना आता है, पोटेंशियल रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछता है। मैं आज VVI भी टिक कराते जा रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं बता रहा हूँ। एक आपका रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ये VVI है, ठीक है, जो वीडियो देखेगा फ़ायदा ज़्यादा उसको होने वाला है। और ये वाला इसको अच्छे से देख लें, रिसोर्सेज का तो मतलब पूछ लेता है जब तब 2 नंबर में, ये सब चीज़ों का VVI में अच्छे से देख लेना। और इसमें कम्युनिटी रिसोर्सेज और इंडिविजुअल रिसोर्स में थोड़ा सा पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा कम चांसेस है, बट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ।
क्या पूछना चाह रहा है। ये सब अक्सर क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछता है। ज्योग्राफी का 5 नंबर बहुत कॉमन सा होता है, खुद से रिलेट करके लिख सकते हैं। ये मैं ये बोलना चाहूँगा। रिसोर्सेस प्लानिंग सब क्या समझते हैं। आप कोई भी चीज़ प्लान करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर के रात को सोने से पहले आपने क्या क्या प्लान बनाया है। मुझे मालूम है क्या कि कल से उठेंगे, 1 जनवरी है, इतना पढ़ेंगे जो आज से पहले कभी नहीं पढ़े, और सुबह उठ के आपने इतना पढ़ा कि पढ़े भी नहीं किया, है ना। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना, ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। मतलब माइंड में हर एक चीज़ एकदम जीरो से लेके हीरो तक बन गए, बट नेक्स्ट टाइम करने के वक्त है अभी भी बेड में फ़ोन चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग कर लेते हैं, है ना। तो वो वाला प्लानिंग की बात हो रहा है यहाँ पे। तो क्यों ज़रूरी है, क्या समझते हैं प्लानिंग रिसोर्सेज से। क्योंकि हम लोग प्लान करेंगे तब ना, हाँ ये चीज़ ये करना है, ये कब करना है, ये कब करना है। देखो सोच तो सब लेते हैं, करता कोई नहीं, है ना। तो करो, सोच मत, करने लग जाओ, अपने आप होते चल जाएगा चीज़ें। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज वेल ऑर्गेनाइज। हम लोग इसमें ये प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि रिसोर्सेज जो है इसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ कर सके। ऐसा ना हो कि अभी इतना यूज़ कर लिए कि फ्यूचर वाले के लिए कुछ बचा ही नहीं, है ना। मीट करंट, ये अभी का जो भी चीज़ें ज़रूरत है उसको पूरा कर, साथ साथ में वो फ्यूचर के जो भी फ्यूचर आने वाले जनरेशन है उसको भी कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो दिन भर इंस्टाग्राम में टैग टैग कर करके तुम्हें अच्छे से कोसेगा, समझे, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज तुमको मालूम है लिमिटेड है ना, लिमिटेड चीज़ें हैं तो तुम्हें ध्यान से खर्च करना होगा, है ना। सो इसीलिए हम लोग प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं ताकि सस्टेनेबल यूज़ हो। मतलब ना तो अभी का दिक्कत हो, ना आने वाले फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत हो, बेनिफिट हर कोई उठा सके। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए, प्लान करते हुए चलना चाहिए। कोई भी चीज़ करते हैं तो प्लान करते हुए चलना चाहिए। ये चीज़ कर रहे हैं, 10th में है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना नंबर लाना है, कौन सब्जेक्ट वीक है तो किस तरीके से बच सकते हो, तो प्लान करके रख सकते हो, है ना। और आजकल देखते हैं मैं ज़्यादा यूट्यूब पे हर 5 दिन में या तो कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है, 5 दिन में बन जाएंगे टॉपर, 1 महीने में बन जाएंगे टॉपर। भाई 5 दिन 1 महीना पढ़ के कोई टॉपर नहीं बनता ना। तो जो साल से पढ़ रहा है उसको क्या फ़ायदा, जो अगर 1 ही महीना में कोई टॉप कर ले, नहीं होता। जो ज़्यादा मेहनत करेगा टॉपर वही होगा, सीधा सीधी बात है। ये 5 दिन 1 दिन 5 दिन 1 महीना पढ़ के ऐसे कुछ नहीं होता है। चीज़ें हाँ बेहतर कंडीशन में आ सकता है, अब कुछ नहीं पढ़ा 1 महीने पर को टॉप कर लेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, सीधा सीधी बात है। और आजकल देखते हैं खास करके बिहार बोर्ड के चैनल्स में 5 दिन में बन जाएंगे टॉपर, 1 महीने में पढ़ जाएंगे टॉपर। टॉपर नहीं, इतना तो नहीं होगा, बट लेकिन हाँ अच्छा कंडीशन में आ सकता है। ये है अगर बहुत शिद्दत से मेहनत कर लिया ठीक है तो फिर भी आराम से आ सकता है, लेकिन टॉपर नहीं तो उतना दिन पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और आप लोग ये सब वीडियो से बिल्कुल दूर रहिएगा, तो ये पढ़ लेंगे तो टॉप कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए बस ध्यान में रखना है, जितने पॉसिबल चीज़ें करते चलिए अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। टॉपर अभी ठीक है वो हो जाए, लेकिन फिलहाल ये सोचना है कि अच्छा नंबर कैसे लाएं। टॉप करना है वो करना नहीं, अच्छा नंबर लेके आना है किस तरीके से वो सोचो। अच्छा नंबर आएगा तो टॉपर खुद ब खुद बन जाओगे। वैसे टॉप करके आजकल कुछ होता नहीं है, बस लोगों के सामने आ जाते हैं ये बच्चा पढ़ने वाला है। एट द एंड जब उससे लाइफ में कुछ होता नहीं है तो वही लोग आके आपको बोल देंगे इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब उम्मीद ना रखें, हम सब बिल्कुल सही बता रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, प्रोटेक्शन, किस तरीके से आप रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। क्यों बचाएंगे, इन बच्चों के लिए पेड़ पौधे बचा रहे हैं, क्यों बचाएंगे, ताकि वो बच्चे लोग यूज़ कर सके, है ना। प्रोटेक्शन, मैनेजिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली टू प्रिवेंट, ठीक है, जो भी हार्म वगैरह हो उससे बचा सके। इसलिए है क्योंकि मैनी रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट वगैरह अभी कट रहा है, ठीक है, जिसके कारण से देखो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। रिन्यूएबल जैसे जो चीज़ रिन्यूएबल नहीं है, जैसे फॉसल फ्यूल्स आ गया, उसको यूज़ कर रहे एकदम खूब यूज़ कर रहे हैं, बचा ही नहीं, वो तो रिन्यूएबल होने वाला है नहीं, तो आगे वाला जनरेशन यूज़ कहाँ करेगा, है ना, समझे। इसीलिए हम लोग को ये मेंटेन करता है, अपना इकोलॉजी को बैलेंस रखता है। तो इसीलिए हम लोग क्या क्या रख के बचा के रखना चाहिए। मेरा मानना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको खुद से थोड़ा सा सोचना चाहिए, ज़्यादा कुछ एकदम ये नहीं कि अपना इंग्लिश मतलब बहुत एकदम टिट्टो वाला इंग्लिश चाहिए। आप सिंपल लैंग्वेज में भी अगर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं इंग्लिश में लिख देना व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज में, वो नहीं, थोड़ा सा चीज़ों को बस वेल मैनेज करके रख देना, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। किस तरीके से आप बचा सकते हो, आपने साइंस में पढ़ा है, हम लोग रिड्यूस, रीयूज़ और सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा है, ऑब्जेक्टिव में बता रखा है इकोनॉमिक्स के, तो वहाँ वही वाला क्वेश्चन आप इसमें पुट कीजिएगा। देखो थोड़ा सा आप ये लगाओ, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ कि अगर एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सेम आंसर है तो 2 आंसर याद करने की जरूरी नहीं है, वहीं पुट करके आ जाना है, ठीक है, समझे। चलिए
कैसे कर सकते हैं हम लोग? लेस यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, फ्यूल का थोड़ा सा कम यूज़। ऐसा नहीं कम बिल्कुल बंद कर दें, जिस मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे ब्रश कर रहे हैं तो नल चला के रखे हैं तो चल ये रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे रूम से निकलते हैं तो बल्ब ऑफ कर देना, बोल तो देते हैं, करते हैं नहीं, ये बात तो है, लेकिन फिर भी जितना कम हो सके बचा के रिड्यूस कर सके, उन बच्चों के लिए बचाना है ना। चलो, रिसाइकल जो भी चीज़ें, प्लास्टिक, पेपर, मेटल वगैरह, हम लोग रिसाइकल करते रहना चाहिए, है ना। हम लोग रिसाइकल नहीं करते हैं, हम लोग जो भी डिब्बा उब्बा आता है उसमें कुछ ना कुछ रख देते हैं, घर का सामान, है ना, वो भी एक तरीके का रिसाइकल हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लांट्स ग्रो, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी वाला अडॉप्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। हम लोग तो कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो कहाँ करते, वो तो वही सब करके अपना इंडस्ट्री बैठा देते हैं। तो ये सब उनको बताना चाहिए, आई थिंक। चलो, सॉइल क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन आप जाके इकोनॉमिक्स वाले में पीडीएफ में मिल जाएगा। वीडियोस पहले देख लेना, उसके बाद चीज़ों को करना ज़्यादा फायदा रहेगा। सॉइल क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा पूछता है, बट सॉइल मैंने फिर भी ले लिया। सॉइल क्या होता है? एक अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ सरफेस का, जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है, जैसे आपका वाटर, एयर और सारी चीज़ें। 1000 ऑफ ईयर लगता है बनने में सॉइल वाला में, ठीक है। बहुत सारे रॉक के स्मॉल पार्टिकल ब्रेक डाउन होते हैं, सिंपल, ठीक है। किसके कारण से? आप नेचुरल फोर्सेस के कारण से, विंड हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, चेंजेस हो गया, उसके कारण से क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल डिफाइन कर दिया, वैसे सॉइल पूछा नहीं था, मैंने ऐड कर दिया, है ना। फैक्टर क्या होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के? देखो, फैक्टर्स मेरे पॉइंट्स में लिखे, आप भी इसी तरीके से पॉइंट्स में लिख देना। आंसर पूछेगा, आंसर अगर फैक्टर पूछा है तो सिंपल सा हेडलाइन बनाना है। सब लाइन में क्या लिखना है? फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, पहला रिलीफ फॉर सरफेस स्ट्रक्चर, रिलीफ देता है सरफेस स्ट्रक्चर, पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक से बनता है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल, टाइम, ये सब चीज़ें लगते हैं फॉर्मेशन में, ठीक है। मिट्टी बनने में टाइम तो लगेगा ना, ऐसे थोड़ी ना मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन से क्या समझते हैं और सॉइल कंजर्वेशन से क्या समझते हैं? सॉइल इरोजन और उसका किस तरीके से आप बचा सकते हैं, कंजर्वेशन, ठीक है। आ जाओ, सॉइल इरोजन क्या होता है? देखो, सॉइल इरोजन इज द रिमूव ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस, विंड, वाटर, ह्यूमन एक्टिविटीज़। सॉइल इरोजन क्या होता है? इरोड कर देना, जो सॉइल में जितने भी फर्टाइल होते हैं, लेयर होते हैं टॉप में, वो हट जाना, रिमूव हो जाना। किसके कारण से? विंड, हवा चल रहा है, पानी आ रहा है, तो या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो सब क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, उसको बोलेंगे सॉइल इरोजन। इसको किस तरीके से बचा सकते हैं? पेड़ लगाओ, सीधा सीधी बात है ना, ताकि वो चीज़ें जमा रहे। किसके कारण से होता है यार? देखो, हैवी बहुत ज़्यादा रेन आता है तो देखते हो कि पूरा मिट्टी बहा लेके चल जाता है, तो उससे क्या करना चाहिए आप लोग? पेड़ लगा दोगे तो वो चीज़ मिट्टी को पकड़ के रखेगा। अगर इस तरीके से पूछ भी सकता है कि आप किस तरीके से बचा सकते हो, इतना तो सोच ही सकते हो ना, किस तरीके से मिट्टी को बचा सकते हो। एक वॉल लगा दोगी, ठीक है, कुछ लगा दोगे ताकि वो मिट्टी इधर से उधर ना जाए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण चला जाता है मिट्टी, ठीक है। फ्लड के कारण, सुखाड़ के कारण, ये सब चीज़। ह्यूमन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, ओवरगेजिंग ऑफ एनिमल, माइनिंग के लिए और इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स के लिए, ये सब काउजेज है, ठीक है। आपसे पूछते रहता है कभी कभी काउजेज, सॉइल इरोजन का काउजेज बता दो। तो देखो, सॉइल इरोजन समझ में आ गया क्या होता है? सिंपल सा, ऊपरी जो लेयर होता है फर्टाइल, टॉप फर्टाइल लेयर होता है, वो नेचुरल फोर्सेस की या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से रिमूव हो जाता है। काउजेज मैंने बता दिया, नेचुरल में क्या क्या होंगे और आपके इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या होंगे। अब सॉइल कंजर्वेशन में क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप मिट्टी को बचा सकते हो, वही सारी चीज़ें। देखो, अलग अलग चीज़ें होते हैं। हम लोग क्या करेंगे? प्लांटिंग ट्री, ठीक है, ताकि सॉइल इरोजन रिड्यूस हो, ठीक है। और स्टेप लाइक स्ट्रक्चर स्लोप प्रिवेंट करेंगे वाटरफॉल, देखे वो पहाड़ी वाले, ये अरे भाई, ये इस टाइप से करेंगे ताकि देखो पानी जो इस टाइप से जाए, ज़्यादा पानी इस तरह से बहा के ना लेके चल जाए, इस तरीके से करेंगे। और अल्टरनेट क्रॉप को मेंटेन करेंगे, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, है ना, एक क्वेश्चन आता है कि क्रॉप रोटेशन क्यों है फ़ायदेमंद होता है। अब एक ही साल, हर साल वही खेती करो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए अल्टरनेट क्रॉप रोटेशन करेंगे तो वो भी हेल्प करेगा, ठीक है। वो और बिल्डिंग क्रैक डैम्स, हम लोग चेक डैम्स बनाएंगे ताकि जो पानी है वो डाउन क्या हो, स्लोइंग डाउन वाटर फ्लो हो, ठीक है। और रिडक्शन या रिड्यूस ऑफ इरोजन कम हो जाए, ठीक है। और कुछ चीज़ें कर सकते हैं नहीं फिलहाल, बस आपको ये सिंपल से याद रखना है कि मिट्टी को बहने से किस तरीके से बचा सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्रॉप रोटेशन क्यों हेल्पफुल होता है? आ गया, देखो, हाउ क्रॉप रोटेशन हेल्पफुल, किसमें? मिट्टी को बचाने के लिए, सॉइल को बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए। तो क्या करता है क्रॉप रोटेशन? एक
इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगाने में एक किसने डिफरेंट सीजन में, ऐसा नहीं आप कभी भी कुछ उगा दो, सीजन लगता है। क्यों? इसमें क्या रहता है, क्यों हेल्पफुल होता है, ये प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को, ठीक है, फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। आप सेम ही चीज़ उगाए जा रहे हो, सेम ही चीज़ उगाए जा रहे हो, उससे क्या हो जाता है, ह्यूमस फर्टिलिटी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है सॉइल डिग्रेडेशन, कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीजेस हो जाता है, इससे इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड रिड्यूस केमिकल यूजेस। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर तक में आ सकता है, ठीक है। और एक VVI भी क्वेश्चन इसमें आप ऐड कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। और ये सब देखो, ये सॉइल इरोजन किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब जनरल क्वेश्चन है, पूछ देगा 5 नंबर में, ये भी 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है, समझे, ठीक है। और ये अक्सर 2 नंबर में पूछेगा, अगर मिला के पूछना हो तो 5 नंबर में, वरना 2 नंबर में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन, सोर्सेस ऑफ वाटर 2 नंबर में, वैसे तो ये ऑलरेडी PY में आ चुका है इसलिए मैं ले लिया। क्या सोर्सेस है पानी का, बताओ। सरफेस वाटर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, एटमॉस्फेरिक वाटर हो गया, ओशियन वाटर हो गया, कुछ बता नहीं है। ये भी 2 नंबर में आता है। वाटर क्राइसिस से क्या समझते हैं, पानी का कमी, पानी का शॉर्टेज हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर क्राइसिस। अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी द वाटर क्राइसिस रेफर टू लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर एंड क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाटर क्राइसिस हो गया, वाटर का कमी हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, VVI में रख सकते हैं, ये भी ऑलरेडी PY में आ चुका है, ठीक है, लेकिन ईजी है इसलिए मैं VVI नहीं लगा। देखो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है, मतलब एक तीर से 2 निशाना हो जाता है, या 4 निशाना, 5 निशाना, जो बोल लो। जैसे ये वीडियोस देखने के बाद तो मैं ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, सब्जेक्टिव बता देता हूँ, कहाँ क्या पूछने वाला वो भी बता देता हूँ, तो हर एक चीज़ के लिए। तो देखो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एक चीज़ है, जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि डैम जो है वो मल्टी, आपका क्या है, क्या बोलते हैं उसको, डैम को क्या बोलते हैं, टेम्पल ऑफ, आई थिंक कुछ ऐसा था ना, भूल रहा हूँ, आपको याद है तो बता दीजिए, ऑलरेडी इतने सारी चीज़ें याद रख के मैं खुद ये भूल गया। हाँ, किसने कहा था टेम्पल ऑफ डैम, या डैम को टेम्पल ऑफ इंडिया या समथिंग कुछ था, मैं खुद भूल गया, पता नहीं लाइन। क्यों बोला था, देखो डैम बनेगा तो पानी रोकेगा, पानी रोकेगा तो क्या, जब जरूरी पड़ेगा तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो जाएगा, जब सुखाड़ आएगा तो वो पानी यूज़ हो जाएगा, जब और बाढ़ को रोकने के लिए, फ्लड को रोकने के लिए भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर यूजर्स में भी आ जाएगा, इसीलिए बोला था, है ना, ठीक है। डैम को टेम्पल ऑफ इंडिया समथिंग बोला था जवाहरलाल नेहरू ने, अगर मैं सही हूँ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। चलो मल्टीपर्पज़ इसलिए प्रोजेक्ट बोला जाता है, लार्ज स्केल वाटर रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट करता है अलग अलग प्रोसेसेस, जैसे एक साथ आपका इरिगेशन भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगा, बाढ़ भी कंट्रोल हो जाएगा, वाटर भी सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट इंक्लूड डैम्स भी लग जाएगा, रिजर्वर भी हो जाएगा, कनाल्स भी हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपर्पज़ बोलते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड इंसान, हर एक चीज़ है उसके पास, हर एक चीज़ का गुण है, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे आपका मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट से सारा काम, जैसे पानी डैम बन गया, ठीक है, पानी भी रोक दिया, ठीक है, या जब जरूरी पड़ा इरिगेशन के लिए काम आ गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम के नीचे टरबाइन लगा दिया, अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, डैम है तो कंट्रोल कर दिया, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है तो कंट्रोल गेट लग गया, तो वो क्या हो गया, आपका आपका बाढ़ भी कंट्रोल हो गया, फ्लड भी कंट्रोल हो गया। और क्या, वाटर सप्लाई जब चाहिए, सप्लाई चाहिए पानी का, तो पानी को एक गेट से आपको पानी को बहा दिया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें या फिर जमा करके रख दिया जाता है, फ्यूचर नीड्स के लिए रख दिया जाता है ना। तो वो जब आग लगता है तो फटाक से जाता है, वहाँ से पानी लेके आ जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक इससे बहुत सारे फायदे, तो इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बताइए, आप वाटर को किस तरीके से बचा सकती हैं और क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, पानी को बचाने के लिए क्या करिएगा, बताओ बताओ, तुमसे पूछ रहे हैं, अब तुम ही सोचो, ये क्वेश्चन याद करोगे नहीं, बस एक बार पढ़ लो, मतलब ओवरऑल ओवरव्यू ले लो कि क्या कहना चाहे, क्या कहना लिखना है, वो सोच लो और लिख देना। देखो वाटर कंजर्वेशन मीन यूजिंग, मतलब कम से कम पानी यूज़ करना, और रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, ताकि फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ पानी बचा रहे, ठीक है। इसके लिए क्या क्या यूज़ करेंगे हम लोग, तो हम लोग वाटर का कम यूज़ करेंगे जितना हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं जहाँ आप 1 बाल्टी से नहा सकते हैं वहाँ आप 10 बाल्टी नहाते हैं अक्सर, ठंडी में तो नहीं, ठंडी में तो नहाते ही नहीं है ना आप लोग। मार्च जून जुलाई की बात कर रहा है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। फिक्स लीकेज टैप पाइप, जैसे पाइप है फिर लीक हो गया है, पानी बहे जा रहा है। बिहार में अक्सर वो हर घर जल नल योजना जो है उसके वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, वो हर एक जगह से पता नहीं पानी कब अपने निकलने लगता है, ठीक है।
जब भी आप जा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, वॉश हैंड कर रहे हो, तो टैप को बंद रखना है जब तक तुम साबुन हाथ में लगा रहे हो ना, तो वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ठीक है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब बारिश होता है तो पानी को जमा रखना है, ठीक है। जब यूज़ हो तो आप उसको खेतों में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ना। और कलेक्ट करना रेन वाटर हाउस होल्डिंग एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें मेंशन किया गया। आप किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं वो सॉल्यूशन बताना है ना। चलो, अब बोले हम लोग महीना जनवरी में नहाएंगे नहीं, इससे पानी बचेगा, है ना। ये डेली नहाएंगे नहीं, इससे पानी बचेगा, ये भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम लोग क्या करें, जब इरिगेशन करेंगे तो वो फव्वारा टाइप से करेंगे ताकि पानी का कमी हो, है ना, मतलब कम यूज़ हो, ठीक है, समझे। उसके बाद आपका रिसाइकलिंग, रीयूजिंग ऑफ वाटर, सारी चीज़ें को करेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्लांटिंग ट्री करेंगे, इम्प्रूव ग्राउंड लेवल, ठीक है, रेन वाटर सीप इनटू द सॉइल। तो और बहुत सारी मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन रखा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। पानी को किस तरीके बचा सकते हैं, वही वाला चीज़ है। बायोडाइवर्सिटी से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, इसलिए उसको क्या होता है बायोडाइवर्सिटी। इसमें प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इकोसिस्टम जो मिलकर क्या बनाते हैं, फॉर्म करते हैं ना। इसमें बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज़ होते हैं, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है बिटवीन स्पीसीज़, ठीक है, या फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है, एंड बिटवीन इको सिस्टम। ये सारे मिलके जो भी आपके प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सारे मिलकर क्या बनाता है आपका। आई थिंक एक क्वेश्चन ये, रुक जाओ, एक मिनट। ये वाला आंसर ना, ये बायोडाइवर्सिटी का ये वाला आंसर है, इसका पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आया। इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अगर इसका आंसर नीचे अगर मैंने टाइप किया तो ठीक है, वरना इसको भी मैं कर लूँगा। वरना तुमको सिंपल से बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट कट जाएगा तो वाइल्ड लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगा, वो हमारे घर पे आ जाएंगे, हम लोग को सोना हराम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। जंगल कटेगा तो बहुत सारे इंडस्ट्री बैठेंगे, जिसके कारण से फिर वहीं पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ में क्या प्रॉब्लम होगा, तो इंपॉर्टेंस बताना है उसका, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फिलहाल इंपॉर्टेंस बताना है, तो वो रहेगा, तो क्लियर हवा रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको भी ऐड कर दूंगा जब PDF एक साथ है। एक बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी कारण से इस तरीके से हो गया, मिस आउट हो गया, तो क्या अकेले ही कर रहे हैं। तो फिलहाल ये बायोडाइवर्सिटी का आपका डेफिनेशन है, यहाँ वाला हो गया। इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा जब एक साथ कंबाइन कर देंगे PDF को तब, ठीक है। मिनरल क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, खास करके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। मिनरल और उसका टाइप क्या होता है। मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसमें फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। इन अदर वर्ड, मिनरल जो होता है वो सॉलिड नेचुरल सब्सटेंस का होता है जिसमें सर्टेन केमिकल कॉम्बिनेशन होता है और पर्टिकुलर इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। मिनरल का डेफिनेशन के बाद मिनरल का टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है मेटालिक, एक होता है नॉन मेटालिक, ठीक है। नॉन मेटालिक यहाँ है, देखो मेटालिक में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फेरस, एक होता है नॉन फेरस। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है। मेटालिक में एग्जांपल कॉपर, आयरन, निकल, मैग्नीशियम। कोशिश है और मैं वही चीज़ें लिखा हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे सब एग्जांपल जो लिखा ना, ये आपके ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में देखने मिलेगा, तो मेटालिक का एग्जांपल यहाँ से भी याद हो जाएगा। और अगर आपसे फेरस मिनरल की बात करें जिसमें क्या होता है आयरन पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे आपका ग्रेटर कंटेंट में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में, उसको बोलेंगे फेरस मिनरल। जिससे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, टंगस्टन हो गया। नॉन फेरस जिसमें कम, ठीक है, दोज मटेरियल विच आयरन कंटेंट वेरी लेस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग नॉन फेरस, या फिर इसको नॉन आयरन कंटेंट बोल सकते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लीड हो गया, बॉक्साइट हो गया, टिन हो गया, कॉपर हो गया। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ऐसे पूछ सकता है कि टाइप ऑफ मिनरल। तो सबसे पहले मिनरल ऐसे लिखना आंसर, टाइप ऑफ मिनरल के बाद मिनरल आर जनरली टू टाइप। सबसे पहले मेटालिक एंड नॉन मेटालिक लिख लीजिएगा। मेटालिक का डेफिनेशन फिर ये भी लिख दीजिएगा कि अगेन दे डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। मेटालिक थी तो क्या क्या, फेरस, नॉन फेरस, विथ एग्जांपल लिखिएगा। नॉन मेटालिक जिसमें क्या था, नॉन मेटल होता है, जैसे अपना लाइमस्टोन, डॉलमेट, मिका, गिब्सम, ठीक है। और इसमें भी दो टाइप है, एक होता है कार्बनिक, एक नॉन कार्बनिक। कार्बनिक से समझ में आ रहा है जिसमें कार्बन क्या हो, बोलो कंटेन करे फॉसल फ्यूल, जैसे हम यहाँ पे है पेट्रोल, कोलियम, पेट्रोल और कोल। नॉन कार्बनिक जिसमें नहीं पाया जाता, मिका, ग्रेफाइट वाला, ठीक है, समझे। ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला VVI है ना, इसको अच्छे से देखना इंपॉर्टेंट है, खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए भी तो है ही। आता ही है। आयरन ओर भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि आयरन ओर क्या है और प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सा है, ये भी मैंने लिख दिया ताकि
कोई भी दिक्कत ना, ऑलरेडी तुम लोग ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर देते हो इसमें से कौन सा आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सब्जेक्टिव में दे दिया तब क्या करोगे, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है आयरन बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मदर ऑफ इंडस्ट्री दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और आयरन के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है। आयरन के और टाइप ऑफ आयरन और बोलेगा तो आप थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा और टाइप ऑफ आयरन और लिख दीजिएगा, ठीक है। कहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, याद रख लेना, ठीक है। समझे। और कौन कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑलरेडी मैंने पूरा डिटेल में बता रखा था डी कोड सीरीज में। अच्छा, यूजर्स बताना है और डिस्ट्रीब्यूशन अब बताना है, मैग्नीज का, बॉक्साइट का, मीका का, आपका लाइमस्टोन का। किसी एक का पूछा था, आई थिंक मैंने मीका का लिखा है, लाइमस्टोन का लिखा नहीं है, क्या बताएं, कल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था माइंड, इसीलिए ऐसा हुआ है, वरना अगर सही माइंड रहता तो फिर दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लाइमस्टोन का ऐड कर लूँगा, बट आप थोड़ा सा सोच लेना, अगर ऐड कर सकते हो खुद से तो फ़ायदा रहेगा। मैग्नीज जो होता है उसमें कहाँ क्या यूज़ होता है, सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो लिखना है यूजर्स ऑफ मैग्नीज। तो यूजर मैग्नीज कहाँ इस्तेमाल होता है, हम लोग रस रेसिस्टेंट स्टील बनाने में, ठीक है, फेरो मैग्नीज अलॉय बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ड्राई सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, लेदर में, मैच बॉक्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है, याद रखना। और मैन्युफैक्चरिंग पेंट और इंसेक्टिसाइड, बस ये पॉइंट्स याद रखना, पूरा लाइन मत याद रखो क्या क्या यूज़ होता है मैग्नीज में, बस मैग्नीज में कहाँ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं मैग्नीज का, रस्ट रेसिस्टेंट स्टील बोलो, फिर दूसरा पॉइंट लिखो फेरो मैग्नीज एलॉय, ठीक है। तीसरा ड्राई सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, लेदर में, मैच बॉक्स इंडस्ट्री में, और आपका पेंट्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया में, उड़ीसा, याद रखना, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। बस आपको बस ओवरव्यू रखना है, देखो इसमें याद पूरा नहीं करना, ये याद रखना क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। आप फटाक से कॉपी में लिख लोगे, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट में आ जाते हैं, बॉक्साइट बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे एरोप्लेन में, तो पहला हो गया एरोप्लेन में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इस्तेमाल होता है, हाउस होल्ड में यूज़ होता है, बर्तन वगैरह बनाने में, सीमेंट और केमिकल इंडस्ट्री प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं बॉक्साइट का। यूजेस याद हो गया, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले देखो उड़ीसा में पाया जाता है, गुजरात में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह में बॉक्साइट पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। मिका का यूज़ की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, कहाँ पाया जाता है, बिहार में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश और आपका राजस्थान में, ठीक है। और आई थिंक ये लाइमस्टोन का छूट गया, तो वही बोला कि माइंड एक जगह नहीं था, कल बहुत सारे टेंशन एक साथ थे, तो आप इसको या तो अगर आप खुद से लिख सकते हैं, जिनके पास नोट्स ऑलरेडी, बहुत लोगों ने नोट्स ही प्रिंट आउट करा लिया था, तो लाइमस्टोन देख लेना, ठीक है, या फिर गूगल से सर्च कर सकते हो कहाँ पाया जाता है और इसका क्या यूजेस होते हैं, आप फटाफट इतना भी कर सकते हो तो आप बहुत सारी चौक बनाने में यूज़ होता है, और क्या कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आप लिख देना। और वाइट आपका क्या बोलते हैं, वाइट सीमेंट बोलते हैं, ठीक है, वो सब बनाने में हेल्प होता है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है बस उसको सर्च कर लेना। नहीं तो अदरवाइज़ मैं ये करूँगा कि जब वापस से एक कंबाइन करके पीडीएफ दूंगा तो उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, किस तरीके से आप बचा सकते हैं, क्या सॉरी यहाँ पे डिफाइन कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल सोर्स ऐसा एनर्जी है, देखो एनर्जी आर ट्रेडिशनली यूज लॉन्ग टाइम, हम लोग बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है, आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, और ये क्या होता है, दे आर यूजुअली नॉन रिन्यूएबल, और ये कैन बी एग्जॉस्ट एंड एक्सेसिव। एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और हाइड्रो पावर, सब क्या है आपका कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल जो कहते हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, इको फ्रेंडली है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड टर्बाइन, बायोगैस, आपका जियोथर्मल, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल पूछा जाता है, खास करके ऑब्जेक्टिव में तो और पूछा जाता है, तो ये भी VVI में आप रखोगे। सब्जेक्टिव रिसोर्सेज के बहुत सारे, ठीक है, एक चैप्टर से 25 क्वेश्चन है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट है PY के मकसद देखा जाता है, तो वही सब चीज़ों को सिलेक्ट किया, है ना। अब ये भी मत कोई मतलब इतना सारा कैसे याद करेंगे, है ना, तो याद तो करना होगा, ऑलरेडी जो लोग सिलेबस पढ़े हैं तो उनको मालूम ही होगा, बस टिक आउट करते चलो। ये कोल का टाइप नहीं पढ़े हैं बिल्कुल, क्या होता है एंथ्रासाइट, ठीक है, जिस आपका बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, ये 4 टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्टिव ये पूछ लेता है, कभी कभी सब्जेक्टिव पूछ लेता है। लिखने का तरीका, टाइप ऑफ कोल, नाम लिख दिया, क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल भी ऐड कर लिया, हो सकता है ये पूछ ले। इसमें हाई क्लोरोफिक वैल्यू होता है, पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है, हीट प्रोडक्शन करता है, फ्लेमेबिलिटी के लिए भी यूज़ करता है कोल का, ठीक है।
चलिए, अच्छा यहाँ पे नेम द इम्पॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ झारखंड, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं कि झारखंड में कोल प्रोड्यूसिंग रीजन का नाम बताओ। तो झरिया, बोकारो, ठीक है, गिरिध और आपका क्या आता है करनपुरा, ठीक है, ये सब नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका ये प्रोड्यूसिंग रीजन है। तो इसको पता है किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे राम का भी है, ठीक है, यहाँ पे इसको लिखने का तरीका, इस आंसर लिखने के बाद द नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ झारखंड आर 1 2 3 4 एंड 5, जितना आपको याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखना आर द मेन स्टेट रीजन ऑफ दिस स्टेट, सिर्फ झारखंड की बात किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर ज्योग्राफी में या तो एग्जाम्पल पूछ लेगा या तो आपसे कहाँ क्या पाया जाता है ये चीज़ें पूछ लेता है, ठीक है। और अदरवाइज चीज़ें कुछ पूछता है तो ठीक है, फिर भी आप बना के लिख सकते हैं, बट अगर नाम पूछ ले कहाँ कहाँ कोल रीजन प्रोड्यूस है झारखंड में, तो वो क्या ही बना के लिखेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 आपको ऑयल रिफाइनरी का नाम बताओ, ठीक है, और प्रोड्यूसिंग रीजन का नाम बताओ, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग रीजन भी लिख लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन, गुजरात रीजन, मुंबई हाई, ईस्टर्न कोस्टल रीजन और आपका बर्मर बेसिन, ठीक है। और कहाँ कहाँ 4 ऑयल रिफाइनरी का नाम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 को मेंशन कर दिया, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, क्योंकि ये आप अपने मन से बना कर तो नहीं सकते हैं ना। तो ये सब नाम याद रखना, बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, PYQ में ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं गोंडवाना कोलवाला। तो इसमें से एक बहुत बार पूछता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने साल पुराना है, तो 20 करोड़ ईयर बिफोर वाला, ठीक है, इसमें कोल वगैरह है। तो इसमें ये आपसे पूछता है कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना 4 रिवर में, 4 रिवर वैली, दामोदर, सोन, महानदी और आपका वर्धा, ठीक है, वर्धा गोदावरी वैली, ठीक है, समझे, ठीक है, ओके। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पावर प्लांट की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट पावर प्लांट इन इंडिया, तो तारापुर कहाँ है, आप ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देना। बाद बाकी ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है ताकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी गलत ना हो, कहीं का पूछ ले। राणा प्रताप सागर कहाँ, राजस्थान में, कलपक्कम कहाँ पे, तमिलनाडु में, नरोरा कहाँ पे, यूपी में, कर्नाटका कहाँ पे, गुजरात में, काग्या कहाँ है आपका कर्नाटका में, आपने क्या कुंदकुलम कहाँ पे है, ये भी आपका तमिलनाडु में। जितने भी थे पावर प्लांट मैंने सबका लिख दिया, ये नहीं पूछा था बट मैं फिर भी ऐड कर दिया ताकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी गलत ना हो, ठीक है। ये सोच के देखो, असल बात है मैं अकेला हूँ, है ना, तो मुझे टाइप करने में टाइम लगता है, कभी इधर कभी उधर, एक जगह काम नहीं ना रहता है, बहुत सारी चीज़ें, बस यूट्यूब चैनल ही नहीं है, घर में है, कुछ ना कुछ होते रहता है, वो सारी चीज़ें में रहता है। और मैं सोचता हूँ कि अगर कोई है, ठीक है, मैं किसी को रख लूँ, तो देखो हमको अच्छा नहीं लगता। मैं जो चीज़ें करवाऊँगा वो मुझे मालूम है कहाँ किसी चीज़ें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अब वो मेरे जैसे थोड़ी ना, सबका सेम थिंकिंग थोड़ी ना सेम होता है। जैसे अगर कोई किसी को मैं रखता, फॉर एग्जांपल वी आंसर है, तो वो सिर्फ यही लिख के आ जाता, और मैं क्या किया, ये भी लिखा गया ताकि ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारा गलत ना हो, ठीक है। इसीलिए मैचेस क्या थिंकिंग मैचेस वाला मुझे इंसान चाहिए, पता नहीं कब मिलेगा ताकि मेरे साथ काम कर सके। अभी तो नहीं, अभी ऐसा सोचे भी नहीं है, क्योंकि किसी को फ्री में रखना ये अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि ऑलरेडी मैं तो फ्री में अपना बस टाइम दे रहा हूँ, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, आउटपुट या इनकम कुछ भी नहीं मिल रहा है। सच में जो बात है, आप लोग प्रचार देखते हो वो अलग बात है, प्रचार से कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, इंडिया का प्रोजेक्ट की बात करें तो भाखड़ा नंगल डैम जो सतलज रिवर पे, अगेन मैंने ये सब भी लिख दिया ताकि ऑब्जेक्टिव गलती ना हो भाई तुम सबसे, ठीक है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर में है, कोसी रिवर प्रोजेक्ट कोसी में है, रिहान रिवर में है, हरिकुंड महानदी, ठीक है, सॉरी हीराकुंड, है ना। चलो, चंबल वैली ये चंबल गांधी पे है, ठीक है। तो क्या तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, ये भी तुंगभद्रा रिवर में है, और आपका ये रिवर सावित्री रिवर, ये भी सावित्री रिवर पे है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आपसे नाम पूछ लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स का नाम बताओ, ये पावर प्लांट के नाम बताओ, कुछ पावर प्लांट के नाम बता दो, ठीक है। अगर पूछे तो तुमसे आपसे बन जाना चाहिए। आई थिंक हम लोग चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आप पहला चैप्टर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा सब्जेक्टिव आपको इस सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, इस सब चीज़ें को करते रहना, ठीक है। मिलेंगे हम लोग फिर चैप्टर 2 के लेकर के। बहुत लोग बोलेंगे चैप्टर 2 कब कराओगे, टाइम कम है यार, मुझे भी मालूम है, लेकिन ऑलरेडी मैं चीज़ें सिलेबस में करा रखा था, हर एक चीज़ बता रखा था, पूरे ज्योग्राफी पढ़ा रखा था। अगर आप वो सब फॉलो करके होंगे तो ये सब तो आसानी है ना। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाँ, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए इसको रिविज़न कीजिए। इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, ज्योग्राफी कर चुके हैं, सॉरी पॉलिटिकल कर चुके हैं, जितना चीज़ें करा चुके हैं उसको रिवीजन करते रहिए, और जो है इसको भी याद करते रहिए, हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।